नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे में दोस्तों बातचीत करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है आवर चेंजिंग अर्थ। बता दें कि अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं और अगर आप देखना चाहते हैं साथियों, हमने इसकी एक प्लेलिस्ट को रेडी किया हुआ है। वहाँ पर जाकर के आप इसके पुराने सभी लेक्चर्स यानी कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों को जाकर के देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 आपके लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इस एनसीईआरटी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है तो शायद आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेसिक्स मिस आउट हो सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं फोर्सेस के बारे में। याद कीजिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि धरती पे बनने वाले जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, जो अलग अलग भू आकृतियां हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं ये बेसिकली बनते हैं बिकॉज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक आपके होते हैं इंटरनल फोर्सेस और एक आपके होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का इंटरैक्शन है, कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से लैंड फॉर्म्स पैदा होते हैं। आज हम इन्हीं फोर्सेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। इंटरनल फोर्सेस जिनको कि हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस जिनको कि हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमने ब्रीफली वैसे पहले भी बातें करी हुई हैं, वेदरिंग के बारे में, डिपोजिशन के बारे में, इरोजन के बारे में। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि असल में वेदरिंग इरोजन करने वाले जो एजेंट्स होते हैं ये कौन होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस किस किस तरह के होते हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस का इनके साथ क्या संबंध है, अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स पैदा होते हैं उसके हम कुछ अच्छे उदाहरण भी आज हम लोग चर्चा में लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। शुरू करने के पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग दोस्तों घर बैठकर अपनी यूपीएससी कोचिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस केस में टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही यूनिक और अनोखा प्रोडक्ट जिसका नाम है सुपर कोचिंग। दोस्तों इसके माध्यम से इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये वो वाले इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑलरेडी कई सारे टॉप रैंकर्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी इस एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और नॉलेज रखते हैं। और ऑलरेडी आपको बता दें कि टॉप 10 में भी कई सारे रैंकर्स जो हैं इन इंस्टीट्यूट्स में आपको देखने को मिल चुके हैं। इनसे पढ़ने के लिए ये काफ़ी फेमस ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इनसे पढ़ने के लिए आपको ऑफलाइन वाली हाई कोचिंग फीस देने की आवश्यकता नहीं, 1.5-2 लाख रुपये आपको नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपको किसी से भी पढ़ना है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, आपको यहाँ पर जो फीस देनी होगी दैट इज़ ओनली 30,000 रुपीज़ पर एनम, जिसके ऊपर फिलहाल चल रहा है 20% का डिस्काउंट। अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं, इफेक्टिव प्राइस आपको जो पड़ेगा दैट इज ओनली 24,000 रुपीज़ पर एनम। इफेक्टिवली आपको केवल और केवल 2,000 रुपये प्रति मंथ का यहाँ पे खर्चा आएगा, जिसके चलते आप लोग अपने यूपीएससी के सपने की तरफ एक कदम ले सकते हैं। और जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसके लिंक को क्लिक कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दी ब्रोशर एज वेल। ऑल राइट, शुरू करते हैं। बात करते हैं कि बेसिकली चेंजिंग अर्थ में हम लोग फोर्सेस को किस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं बिफोर वी अंडरस्टैंड कि असल में जो अलग अलग तरह के फोर्सेस होते हैं वो कौन से होते हैं। दोस्तों देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। याद कीजिए कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में एक बार चर्चा करी थी जब हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करी थी। जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें जो प्लेट टेक्टोनिक में जो प्लेट है ना वो असल में लिथोस्फेयर की प्लेट्स होती हैं। अब लिथोस्फेयर की हमने बात करी थी कि लिथोस्फेयर में आपका क्रस्ट आता है, मैंटल आता है और कोर आता है। तो ये वाली जो प्लेट्स हैं ये कहाँ देखने को मिलती हैं दोस्तों? जो ये वाली प्लेट्स हैं ये आपको लिथोस्फेयर के मैंटल और क्रस्ट वाले एरिया में देखने को मिलती हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, मैंटल का जो अपर पार्ट है और क्रस्ट का जो लोअर पार्ट है वहाँ पर, यानी कि समवेयर ओवर हेयर क्रस्ट का जो लोअर पार्ट है, मैंटल का जो अपर पार्ट है, यहाँ कहीं पे आपको ये वाली प्लेट्स देखने को मिलती हैं। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स विच आर नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। दे मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये बहुत ही धीरे धीरे मूव करती हैं, जिसकी वजह से हमें धरती के ऊपर कई सारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अब खुद सोचिए कि जो ये वाली प्लेट्स मूव कर रही हैं, क्योंकि ये धरती के अंदर मूव कर रही हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कोई इंटरनल फोर्स यहाँ पे ला रही होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ दैट मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया भी गया है कि ये देखिए ये मोल्टन मैग्मा है।
जो कि इस तरीके से सर्कुलर मैनर में यहाँ पे घूम रहा है। दिस इज ऑल्सो दी मोल्टन मैग्मा, जो कि इस तरीके से सर्कुलर तरीके से घूम रहा है। दोस्तों जो ये वाला मोल्टन मैग्मा अंदर सर्कुलर तरीके से घूम रहा है, इन्हीं की वजह से प्लेट्स मूव कर रही हैं, उन्हीं प्लेट मूवमेंट्स की वजह से आगे जाके हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात है, ये वाली जो प्लेट्स होती हैं ये आगे जाकर के बेसिकली धरती के सरफेस के ऊपर काफ़ी सारे बदलाव लेकर आती हैं। यहाँ पर हमने एक टर्म की बात करी है जिसका नाम है अस्थेनोस्फेयर। अस्थेनोस्फेयर क्या चीज़ है ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसको लेके कई सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। अस्थेनोस्फेयर दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा विस्कस, मैकेनिकली वीक और डक्टाइल एरिया है। ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कि आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये डक्टाइल है और क्योंकि यहाँ पे मैंटल तो अंदर घूम ही रहा है, तो इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा एंड इट इज़ द लेयर ओवर विच द लिथोस्फेरिक प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर मूविंग। बेसिकली जब हम बात करते हैं ना कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स की जब मूवमेंट की, तो वो असल में अस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करती हैं, बिकॉज अस्थेनोस्फेयर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विस्कस होता है, बहुत वीक होता है और बहुत डक्टाइल होता है। हम अस्थेनोस्फेयर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना है। प्लेट टेक्टोनिक्स में हमें प्लेट्स पढ़नी है और प्लेट्स जो है वो असल में अस्थेनोस्फेयर के ऊपर ही दोस्तों आपकी मूव कर रही हैं, बिकॉज अस्थेनोस्फेयर जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विस्कस एरिया माना जाता है। इसके बारे में और क्लैरिटी हमें आगे जा करके मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। तो जो हमने देखा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो बेसिकली इंटरनल फोर्सेस को जनरेट कर रही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि फोर्सेस केवल इंटरनल नहीं होते, बल्कि फोर्सेस जो हैं वो आपको एक्सटर्नल भी देखने को मिलते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द फोर्सेज विच कॉज देम। दोस्तों अर्थ मूवमेंट्स जो हैं ये दो तरह के फोर्सेस के ऊपर निर्धारित होती हैं। यहाँ पर आपके सामने है एंडोजेनिक फोर्सेस, इनका वर्गीकरण दो में आप कर सकते हो, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। बड़ा सिंपल है, याद कीजिए वो 10वीं के दिन जब हम पढ़ते थे बायोलॉजी को, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, तो वही वाली चीज़ है। एंडोजेनिक का मतलब दोस्तों वही है कि ये वो वाले फोर्सेस जो कि धरती के इंटीरियर में लग रही हैं। द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दे आर कॉल्ड एज द एक्सोजेनिक फोर्सेस। यहाँ पर आप देखिए कि अगर ये धरती का अगर मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो दोस्तों जो ये वाले फोर्सेस धरती के बाहर लग रहे हैं ये एक्सो हैं, जो धरती के अंदर लगने वाले फोर्सेस हैं ये आपके एंडोजेनिक फोर्सेस माने जाते हैं। आई विल कम बैक टू दिस, डोंट वरी कि इसमें सडन डायस्ट्रोफिक आपने इनकी बात नहीं करी। आई विल कम बैक टू दिस, डोंट वरी। यहाँ पे अगर हम एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें, एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है, कभी कभार ये सडन मूवमेंट्स करते हैं, कभी कभार जो हैं ये स्लो मूवमेंट्स भी करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, एंडोजेनिक फोर्सेस दोस्तों कभी कभार सडन मूवमेंट्स करते हैं, कभी कभार ये स्लो मूवमेंट्स करते हैं। इनको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, जब ये सडन मूवमेंट्स करते हैं तो उस केस में हम लोग इनको कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस बोलते हैं। उस केस में हम लोग इनको कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस बोलते हैं। और जब ये स्लो मूवमेंट्स करते हैं दोस्तों, उस केस में हम लोग इनको डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, एंडोजेनिक फोर्सेस जब सडन मूवमेंट करते हैं तो कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस कहलाते हैं, और जब ये स्लो मूवमेंट्स करते हैं तो इनको डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कहा जाता है। जो ये सडन मूवमेंट्स जिनकी बात कर रहा हूँ कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस की, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, और ये ऑब्वियसली बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं ये जो हैं यहाँ पर आपका बहुत सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये धरती के ऊपर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको इसीलिए हम लोग कभी कभार कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि एंडोजेनिक फोर्सेस बहुत सारी चीज़ों को धरती के ऊपर बनाने में मदद करते हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोग इनको कई बार कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस के नाम से भी जान लेते हैं। तो ये कहानी है थोड़ी सी ब्रीफली एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। अर्थक्वेक वेव्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर के। यहाँ पे आप देखिए कि दो तरह की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, एक आपकी बॉडी वेव्स होती हैं, एक आपकी सरफेस वेव्स होती हैं। बॉडी वेव्स को फिर से आगे बांटा गया है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स में। ना यहाँ पर अर्थक्वेक की हम जब बात करेंगे तो आपको समझाएंगे कि अर्थक्वेक अब देखिए धरती के अंदर से निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो अर्थक्वेक जो है वो धरती के अंदर से निकलता है। जब धरती के अंदर से निकला तो इसने वेव्स को यहाँ पर भी फेंका, जब इसने वेव्स को यहाँ पर फेंका तो इसको दोस्तों बॉडी वेव्स कहा जाता है। लेकिन वही वाली वेव्स जब सरफेस पे आ जाकर के डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं तो यहाँ पर इन्हीं वेव्स को सरफेस वेव्स का नाम दे दिया जाता है।
इस तरीके से अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम बहुत सारी चीज़ों को आपस में कंफ्यूज नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि धरती के अंदर और ऊपर काम करने वाले जो फोर्सेज हैं, जो बल हैं, वो कुल मिला के 2 हैं। पहला एंडोजेनिक है, दूसरा एक्सोजेनिक है। एंडो को भी आप 2 में बांट सकते हैं, सडन फोर्सेज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेज, एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज जो कि आराम से काम करते हैं, जो कि माउंटेन्स को बिल्ड करने का रोल प्ले करते हैं। क्योंकि एंडोजेनिक फोर्सेज धरती पे चीज़ों को बना रहे हैं, इसीलिए इनको हम लोग कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस का नाम भी दे देते हैं। अब क्योंकि हमने वॉल्केनो और अर्थक्वेक की बात करी है, तो ब्रीफली इनके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि वॉल्केनो का ये वाला स्ट्रक्चर होता है। देखिए किस तरीके से ये आपका, देखिए धरती का मैंटल है, ये दोस्तों धरती का क्रस्ट है। किस तरीके से ये मैग्मा का चेंबर यहाँ पे बना, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें बाहर आनी शुरू हुई और ये यहाँ पर आकर के बाहर आकर के फट जाती हैं, राइट। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इस तरीके से ये आपकी बीच में से, जो वॉल्केनो के बीच में से भी आपका लावा अलग अलग जगह से निकल रहा है। इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, इसके कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए जहाँ पर ये आपका मैग्मा निकलना शुरू हुआ, जहाँ पर कहाँ से निकलना शुरू हुआ, धरती के अंदर से, इसको मैग्मा का चेंबर बोलते हैं। लेकिन जब ये धरती के बाहर आता है, ये चट्टान जैसी चीज़ बनाता है। जब ये जिसके थ्रू निकल रहा है, इसको वेंट बोलते हैं। और जब ये बाहर निकलता है जिस एरिया से दोस्तों, इसको क्रेटर कहा जाता है। यानी कि अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, वॉल्केनो अगर ऐसा बना है दोस्तों, तो ये वाला जो एरिया जहाँ से ये सारा का सारा लावा या जो भी मैग्मा बाहर आने वाला है, इस एरिया को हम लोग यहाँ पे क्रेटर का नाम दे देते हैं। इसके अलावा इसमें से निकलता क्या कुछ है, इसमें से निकलता दोस्तों गैसेस और ऐश आपको देखने को मिल जाती है। वॉल्केनोस अलग अलग तरह के होते हैं। वॉल्केनोस कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, इनकी टाइप्स और इनका डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं। और वॉल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। बिल्कुल सही बात है कि इसमें मोल्टन मटेरियल सडनली इरप्ट करता है, और ये वाला जो आपका वेंट है आपको अर्थ क्रस्ट में ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वेयर वी टॉक अबाउट दी अर्थक्वेक। नाउ अर्थक्वेक में क्या होता है, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स दैट कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड एज अर्थक्वेक्स। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि जो ये वाली लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये असल में बहुत ही स्लोली मूव करती हैं दोस्तों। लेकिन कभी कभार बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी हो जाता है। अब आप अर्थक्वेक्स के केसेस जब सुनते हैं तो सडनली अर्थक्वेक का केस सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर रोज़ अर्थक्वेक आता है। जैसे अभी रिसेंटली हमने अफगानिस्तान में अर्थक्वेक देखा, तो यहाँ पर हमने देखा कि हाँ सडनली अर्थक्वेक आ गया। ऐसा नहीं कि वहाँ पे डेली या फिर हर हफ्ते या फिर हर महीने अर्थक्वेक आता है। लेकिन कभी कभार जब ये वाली लिथोस्फेरिक प्लेट्स अपनी स्लो मूवमेंट को छोड़ करके सडनली ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाती हैं, उस केस में ये लोग अर्थक्वेक यानी कि भूकंप को लेकर आती हैं। जिस पर्टिकुलर प्लेस पे ये पर्टिकुलर जो वेव आपकी निकलनी शुरू हुई है, वो तेज़ वाली वेव निकलनी शुरू हुई है, उस पर्टिकुलर प्लेस को दोस्तों फोकस कहा जाता है। फोकस इज इनसाइड द अर्थ। लेकिन उसी पर्टिकुलर फोकस से अगर आप धरती के सरफेस पे आएंगे और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को जो कि धरती के सरफेस पे है, उसको हम लोग एपी सेंटर का नाम देते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एज द एपी सेंटर। यहाँ पे देखिए ये दोस्तों आपका फोकस है जो कि धरती के अंदर है। यहाँ से वेव्स निकल रही हैं, यहाँ से वेव्स निकल रही हैं। मैं आई विल शो यू यूजिंग अनदर कलर। ये देखिए यहाँ से वेव्स निकल रही हैं, यहाँ से वेव्स निकल रही हैं, वेव्स निकल रही हैं। और ये दोस्तों जब आपकी वेव्स निकल के ये आपका एरिया फोकस का है, जब ये वाला एरिया यहाँ पर पहुँचे, आप बिल्कुल धरती के सरफेस पे आके पहुँचे, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। इसको हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं, जो कि फोकस से वो वाला पॉइंट है जो कि सबसे नज़दीक है लेकिन धरती के सरफेस पे है। ये वाला सारा का सारा जो पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला सारा का सारा पार्ट धरती के अंदर है, और ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ये धरती के सरफेस आपको दिखाया गया है। ठीक है। सो इस तरीके से अर्थक्वेक में भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कुछ डेफिनेशंस, जैसे हमने वॉल्केनो में ध्यान रखा कि वेंट होता है, क्रेटर होता है, मैग्मा होता है, लावा होता है। अच्छा, जो मैग्मा है जब वो बाहर आ जाता है दोस्तों, तो उसको लावा कहा जाता है। जब तक मैग्मा धरती के अंदर है उसको मैग्मा कहा जाता है, जब वो बाहर आ जाता है तो वही वाले मैग्मा को हम लोग लावा बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा वॉल्केनिक लावा कई बार। इनफैक्ट पिछले साल भी सुर्खियों में रहा था, एक बहुत बड़ा वॉल्केनो फटा था जिसकी वजह से आसपास के कई सारे जंगल, कई सारे जो सेटलमेंट्स हैं
वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। इनफैक्ट यूपीएससी ने अपने मेंस के सवाल में भी ये पूछा था कि पिछले एक साल में कौन से मेजर वॉल्केनोज हमें देखने को मिले हैं। तो जब हम ये सब चीज़ें सुनते हैं तो हमारे लिए डेफिनेशंस का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के हम लोग उन चीज़ों के साथ रिलेट कर पाएंगे। ये है कहानी वॉल्केनो और अर्थक्वेक्स की। और यहाँ पर हम लोग केवल इतनी ही बात करेंगे एंडोजेनिक फोर्सेज में, क्योंकि माउंटेन बिल्डिंग को लेकर हमने ऑलरेडी एक क्लास कर ली है, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। क्लास 6 की भी हमने एक क्लास करी थी जिसमें कि हमने कुछ लैंडफॉर्म्स की बात करी थी, बिल्डिंग माउंटेन, जिसमें हमने फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करी हुई है। वो सभी की सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एंडोजेनिक फोर्सेस के साथ संबंध रखती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अब दोस्तों देखिए, आपके लैंडफॉर्म बन चुके हैं, आपने एंडोजेनिक फोर्सेस की मदद से धरती के सरफेस के ऊपर, अगर ये मान लीजिए धरती का सरफेस है, तो आपका एंडोजेनिक लैंडफॉर्म जो है वो बन चुका है, ये पहाड़ बन चुका है। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस अपना काम करना शुरू करते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या क्या आता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस में आता है वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये सभी चीज़ें एक्सोजेनिक फोर्सेस की कैटेगरी में फॉल करती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस गिव राइज टू इरोजनल एंड डिपोजिशनल फॉर्मेशंस थ्रू इरोजन एंड वेदरिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इरोजन और वेदरिंग होता है। ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन जो है वो बेसिकली उसके सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस होते हैं। पहला प्रोसेस वेदरिंग है, दूसरा प्रोसेस इरोजन भी हो सकता है, जिसके बाद अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन होने के बाद आपका एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। कैसे होता है आपको समझाऊंगा, कौन करता है वो भी आपको समझाऊंगा। Weathering is basically the breaking up of the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. अब मान लीजिए कि आपका कोई पत्थर पड़ा है और वो वाला पत्थर जो है वो टूटना शुरू हो चुका है, वो वाला पत्थर जो है वो टूटना शुरू हो चुका है दोस्तों, उस केस में हम लोग उसको वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन जो है वो वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप है। अब यही वाला टूटा हुआ पत्थर, इसके ऊपर कोई और एजेंट काम कर रहा है, हो सकता है कि वो धूल हो सकता है कि वो पानी हो सकता है कि वो बर्फ़ हो, ठीक है। जब वो चीज़ें काम करती हैं तो आपके कुछ और लैंडफॉर्म्स पैदा होते हैं। और जब ऑब्वियसली इरोजन होती है तो इरोजन होने के बाद कई बार चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन कब तक होगा? एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक होगा, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक होगा। जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ पर जाकर के उन चीज़ों की डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पर जाकर आपको एक नया लैंडफॉर्म देखने को मिल जाता है। फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या कहा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पत्थर था, लेट्स से इस तरीके से कोई पत्थर था, ठीक है। इसका वेदरिंग होना शुरू हुआ, पहले इसमें से पत्थर टूटने शुरू हुए, ये टूट के यहाँ पे गिर गए लेट्स से, और उसके बाद इन पत्थरों के ऊपर किसी चीज़ ने काम करना शुरू किया, वाटर, विंड या फिर आइस ने काम करना शुरू किया इन पत्थरों के ऊपर। और दोस्तों जब इन पत्थरों के ऊपर ये काम करना शुरू हुआ तो इनकी आगे जाके ट्रांसपोर्टेशन होनी शुरू हुई। अब ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं जाकर के खत्म हो जाएगी। तो जब जाकर के खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे जाकर के ये डिपॉजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जाकर के हो सकता है कि ये कोई और लैंडफॉर्म बना सकें। अब ये पूरी की पूरी कहानी को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाले जो पहाड़ का लैंडफॉर्म था ये एंडोजेनिक फोर्सेज ने बनाया था, और उसके बाद जो इस लैंडफॉर्म में चेंजेस और मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं ये एक्सोजेनिक फोर्सेज की वजह से देखने को मिल रहे हैं। उदाहरणों से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ आएगा। दोस्तों, रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, बिल्कुल सही बात है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि पानी एज एन एजेंट किस तरीके से काम करता है। जो रिवर के अंदर रनिंग वाटर होता है वो लैंडस्केप को इरोड करता है। आप किसी नदी के पास जाएंगे, आपने देखा होगा कई बार नदी के बीच में पत्थर होते हैं, राइट। तो वो जो पानी है ना, वो पानी का जो फोर्स है, पानी का जो स्पीड है, वो उन पत्थरों को इरोड कर रहा है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि जो वाटरफॉल्स बनती हैं, जो हम इतनी बड़ी बड़ी वाटरफॉल्स, जो झरने हम लोग देखते हैं दोस्तों, वो असल में इरोजन की वजह से बनते हैं। नाउ अंदाज़ा लगाइए कि मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से कहानी है कि यहाँ पर आपका इस तरीके से नदी बह रही है, ये किसी पत्थरों के ऊपर नदी बह रही है, लेकिन सडनली यहाँ पर कुछ लूज पत्थर नदी को देखने को मिल गए, यहाँ पर कुछ लूज पत्थर नदी को देखने को मिल गए दोस्तों, तो नदी आपकी नीचे आने लग जाएगी और ये वाले पत्थरों को इरोड करते हुए यहाँ पर बन जाएगा वाटरफॉल। ये देखिए, यहाँ पर नदी बह रही थी, ऊपर से आ रही थी और सडनली नीचे आकर के गिरने लगी, बिकॉज यहाँ पर आपका ये वाले पत्थर जो थे वो लूज थे। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स विच फॉर्म्स लार्ज बेंड्स नोन एज मियांडर्स। अच्छा, अब यही वाली नदी, मान लीजिए कि कोई नदी है जो कि प्लेन्स में एंटर कर चुकी है दोस्तों, जब वो प्लेन्स में एंटर करेगी तो वहाँ पर जाकर के भी कई बार आपने देखा होगा कि नदी का फ्लो बिल्कुल सीधा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नदी का फ्लो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होता है।
क्यों ऐसा होता है, नदी का फ्लो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा क्यों होता है दोस्तों? वो इसलिए होता है बिकॉज जहाँ जहाँ पे नदी को सॉफ्ट रॉक्स देखने को मिल रहे हैं उनको वो इरोड करती जा रही है, जहाँ जहाँ पे उसको हार्ड रॉक्स मिल रहे हैं उनको वो इरोड नहीं कर पा रही, पानी इरोड नहीं कर पा रहा, तो अकॉर्डिंगली नदी की शेप बन जाती है। आप कई सारी नदियाँ देखेंगे जिसमें कि आपको इस तरीके के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनको हम लोग मियांडर्स कहते हैं। ये देखिए एक तरीके से सांप की तरह लग रहा है, इसको हम लोग दोस्तों सर्पेंटाइन फ्लो भी कहते हैं। इसको हम लोग नदी का सर्पेंटाइन फ्लो भी कहते हैं, या फिर इस प्रोसेस या फिर इस पूरे के पूरे फिनोमेना को हम लोग मियांडरिंग का नाम भी कभी कभार दे देते हैं। ये कहानी है कि जब वाटर एक एजेंट की तरह काम करता है तो वो किस किस तरह की यहाँ पर आपको लैंडफॉर्म्स या फिर किस किस तरह के इरोजनल लैंडफॉर्म्स बना करके देता है। तो वाटरफॉल जो है वो एक तरीके से इरोजनल लैंडफॉर्म है, मियांडर जो है वो एक तरीके से इरोजनल लैंडफॉर्म है। अब यही वाला मियांडर कभी कभार क्या होता है कि मियांडरिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो आपको एक नया लैंडफॉर्म बना के देती है, जिसको कि दोस्तों हम लोग ऑक्सबो लेक का नाम दे देते हैं। व्हेन द मियांडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर इट फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक नोन एज द ऑक्सबो लेक। इसको समझाता हूँ किस तरीके से होता है। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी मियांडरिंग हो रही है, इस तरीके से मान लीजिए मियांडरिंग हो रही है। अगर मैं आपको कहूँ कि यही मियांडरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इस तरीके से होने लगे, इस तरीके से होने लगे, इस तरीके से होने लगे, इसमें क्या है कि यहाँ पर कैन यू सी कि कितना नज़दीक आ चुका है। ये वाले जो दो पार्ट्स हैं कितने नज़दीक आ चुके हैं दोस्तों। जो ये वाला पार्ट है ना जो कि इतना नज़दीक आ चुका है, ये फिर अलग हो जाता है, ये फिर अलग हो जाता है। और ये बेसिकली अलग होने के बाद जो नई नदी बनती है, ये देखिए यहाँ से ये मियांडरिंग था, इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि शायद ये किसी ना किसी दिन इस पर्टिकुलर चीज़ का हिस्सा था, इस तरीके से था, लेकिन ये अलग हो गया है। और अलग होने के बाद इस पर्टिकुलर चीज़ को, जो ये वाली नई लेक यहाँ पे बनी है, इसको हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये भी एक लैंडफॉर्म है, ये भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है जो कि पानी की वजह से ही बना है। पानी जब पत्थरों के ऊपर से बह रहा था तो ये वाला जो इरोजनल लैंडफॉर्म है ये बेसिकली पानी की वजह से बना है और इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक। इसके अलावा overflowing of river banks leads to flooding, deposition of sediments after the floods along its banks lead to the formation of the flood plains। जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उनको मालूम हो, जैसे मान लीजिए यमुना की नदी जाती है दोस्तों, यमुना की नदी के साइड में कई सारे फ्लड प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं। वो फ्लड प्लेन्स कैसे बने हैं? ऑब्वियसली जब ये वाली नदी में ओवरफ्लोइंग होगी तो यहाँ पर आपको सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, सेडिमेंट्स बाहर आना शुरू होंगे। जो ये वाले सेडिमेंट्स बाहर आना शुरू होंगे तो यहाँ पर आपको उसी नदी के फ्लड प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं। अगेन ये भी क्या है, ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, पैदा पानी नहीं किया है, लेकिन अभी तक हम जो देख रहे थे वाटरफॉल हुआ या फिर जो आपका मियांडर हुआ या फिर जो आपका ऑक्सबो हुआ, ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स की कैटेगरी में फॉल करते थे। वहीं जो आपका फ्लड प्लेन है ये आपका एक तरीके से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। इनसे जुड़े हुए कुछ दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ दोस्तों। दुनिया की जो सबसे बड़ी फॉल है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, वो आपकी एंजल फॉल्स है। कैन यू सी दिस? इतनी बड़ी वाटरफॉल आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर है ये दोस्तों आपको वेनेजुएला में देखने को मिलती है, जो कि साउथ अमेरिका का एक शहर, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। सिमिलरली ऑक्सबो लेक की बात करें तो इसमें भारत के पास बड़ी उपलब्धि है। कंवर लेक के नाम से एक झील है जो कि बेसिकली भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है और ये बिहार की बेगूसराय जिले में आपको देखने को मिलती है। एंड इट इज़ ऑल्सो दी ओनली रामसर साइट इन बिहार। बिहार में मिलने वाला इकलौता जो रामसर स्थल है वो आपको कंवर लेक देखने को मिलता है आज की घड़ी में। आगे हो सकता है कहानी बदल जाए, लेकिन हाँ, कंवर लेक जो है वो आपको बिहार में देखने को मिलती है। दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन इंडिया एंड ऑल्सो इन एशिया। तो ये इस तरीके से पानी से जुड़े हुए लैंडफॉर्म्स पैदा होते हैं। कुछ और भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पैदा हो सकते हैं। अब देखिए पानी जब निकला, फॉर एग्जांपल अगर हम भारत के केस में ही बात कर लेते हैं कि इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी नदी, ये महानदी की नदी की हम बात कर रहे हैं, महानदी पहुँचते पहुँचते यहाँ पर पहुँच गई कोस्ट तक। यहाँ पर कहीं पे महानदी का ओरिजिन था, जब ये कोस्ट पे पहुँची इसको हम लोग बोलते हैं इसका माउथ। एज द रिवर अप्रोचेज द सी इट बिगिन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब ये वाली रिवर जो है ये माउथ तक पहुँचती है दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो स्ट्रीम्स निकलने लग जाती हैं, हम लोग ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं? जो नदी आके मेन नदी में जुड़ती है, जो सहायक नदियाँ आके मेन नदी में जुड़ती हैं। लेकिन मेन नदी से कल को कुछ नदियाँ बाहर निकलने लग जाएं दोस्तों, मेन नदी से कुछ नदियाँ कल को बाहर निकलने लग जाएं तो इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। यही वाली नदियाँ जो अब बाहर निकलने लग चुकी हैं यहाँ पर आकर के, ये आगे जा कर के एक डेल्टा फॉर्म करती हैं।
तो ये भी आपका एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की तरह काम हो गया। अब जब ये यहाँ तक पहुँचेगा इसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो लोड है, जो नदी के अंदर डिपॉजिट्स थे वो यहाँ पर एक तरीके से सेडिमेंट्स थे वो रुक जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम माउथ्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म्स अ डेल्टा। ये वाला जो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स है ये दोस्तों बेसिकली डेल्टा को फॉर्म करते हैं। इस तरीके से डेल्टा फॉर्म होते हैं। हमने इसके पहले, आपको याद होगा, हमने बात करी थी, आई थिंक पिछले लेक्चर में शायद बात करी थी, व्हेन वी स्पोक अबाउट द सुंदरबंस डेल्टा। आपको याद होगा हमने सुंदरबंस डेल्टा की दोस्तों बातचीत करी हुई है। सो इस तरीके से आपके कई सारे लैंडफॉर्म्स पानी की मदद से बन जाते हैं। अब पानी की जगह मान लीजिए सी की वेव्स हैं, जो आपके समुद्र की लहरें हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एजेंट की तरह काम करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल करती हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। एक आपको इंटरेस्टिंग वर्ड बोलना चाहूँगा, जो भी हमने यहाँ पे लैंडफॉर्म्स देखे हैं जो पैदा हुए हैं, जो कि पानी की वजह से पैदा हुए हैं दोस्तों, इनको हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। सी वेव से बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स होते हैं इनको हम लोग कोस्टल लैंडफॉर्म्स, तटीय भू आकृतियों के नाम से जानते हैं। जब सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं रॉक्स के ऊपर, तो वहाँ पर, अब देखिए, जब सी वेव्स है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पत्थर है, सी वेव्स कंटिन्यूसली इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं, कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रही हैं, बार बार स्ट्राइक कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये वाला पत्थर इरोड होना शुरू हो जाता है। हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड विच आर नोन एज द सी केव्स ड्यू टू कंटिन्यूसली स्ट्राइकिंग व्हेन ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दे आर नोन एज द सी आर्चेस। इसको डायग्राम से यहाँ पे समझिए कि ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये वाला पानी जो है वो बार बार यहाँ पर आके मान लीजिए हिट कर रहा है। जब ये हिट करेगा तो यहाँ पर ये जो बनेगा इसको सी केव कहते हैं। लेकिन जब ये वाला पानी इतनी ज़ोर से हिट कर रहा है कि इसको थ्रू एंड थ्रू निकल जा रहा है, जैसे थ्रू एंड थ्रू निकल जा रहा है, पत्थर के थ्रू निकल जा रहा है, तो उस केस में जो यहाँ पर लैंडफॉर्म पैदा हो रहा है इसको हम लोग सी आर्च बोलते हैं। अब ये किसकी वजह से बना है? अब ये दोस्तों बेसिकली आपके सी वेव्स के एक्शन की वजह से बना है। तो इस लैंडफॉर्म को, क्योंकि ये सी वेव के एक्शन से बना है, तो इसको हम लोग कोस्टल लैंडफॉर्म का नाम दे सकते हैं। सिमिलरली बर्फ़ भी आपका एक एजेंट की तरह काम करता है। ग्लेशियर्स जो हैं वो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, आपको मालूम होगा, जो कि लैंडस्केप को इरोड करती हैं। ये क्या है? ग्लेशियर मान लीजिए, जब जैसे होता क्या है, जैसे जैसे आइस मेल्ट करना शुरू करती है, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम्स लेक्स इन द माउंटेन्स। जब आपकी आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू करती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका, मान लीजिए एक कोई पहाड़ है, यहाँ पर भी आपका कोई पहाड़ है, यहाँ से आइस मेल्ट करना शुरू करी, यहाँ से आइस मेल्ट करना शुरू करी, यहाँ पर आकर के वो वैली में आकर के इतना मेल्ट करके कि पानी इकट्ठा हो गया, और ये पानी जब बहुत सर्दी आती है तो जम जाता है, जब ये थोड़ी सी गर्मी आती है तो पिघल जाता है। ये वाली चीज़ को हम लोग यहाँ पे ग्लेशियर का नाम दे सकते हैं। द मटीरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर गेट डिपॉजिटेड इन देम। अब ये वाला जो ग्लेशियर, जब ये नीचे पानी आया तो कई सारी चीज़ों को ये ऊपर से साथ में लेकर आएगा, क्योंकि पहाड़ के नीचे से, पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रहा है। इन डिपॉजिट्स को हम लोग ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं। तो मोरेन्स एक तरीके से ग्लेशियर की वजह से बनने वाला लैंडफॉर्म है। मोरेन एक तरीके से ग्लेशियर की वजह से बनने वाला लैंडफॉर्म है। तो ये आपका ग्लेशियल लैंडफॉर्म कहलाया जाएगा। मोरेन अगर पूछा जाए कौन सा लैंडफॉर्म है, दोस्तों इसको हम लोग ग्लेशियल लैंडफॉर्म बोलते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे नदी बनी हुई है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स बने हुए हैं। ये जम जाते हैं, थोड़ी गर्मी आती है पिघलना स्टार्ट कर जाते हैं, थोड़ी सर्दी आती है तो ये जमना स्टार्ट कर जाते हैं। सिमिलरली दोस्तों विंड्स भी आपका एक एजेंट की तरह काम करता है। विंड्स भी आपका एजेंट की तरह काम करता है। जैसे हमने देखा पानी भी आपका एजेंट की तरह काम करता है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है, वैसे ही विंड्स जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है इसको हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में एयोलियन लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? एयोलियन लैंडफॉर्म्स। विंड इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स। अब ये देखिए, जैसे ये वाला जो एक पत्थर सा बना हुआ है ना, जो ऑलमोस्ट मशरूम की तरह देखने को लग रहा है, ये विंड की वजह से बना है। अब डेजर्ट में क्या हुआ? डेजर्ट में बहुत तेज़ आंधियाँ चलती हैं, बहुत तेज़, यहाँ पे जब तेज़ हवा चलती है तो क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने बीच में कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का लैंडफॉर्म क्रिएट हो गया। यहाँ पर जो आंधी थी वो थोड़ी स्लो चल रही थी, यहाँ पर जो आंधी थी वो थोड़ी फास्ट चल रही थी, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए ये ज़्यादा पतला हो चुका है, ये ज़्यादा इसका इरोजन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये उतना पतला नहीं हुआ, थोड़ा मोटा है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आंधियाँ थी वो थोड़ी स्लो चल रही थी। इन डेजर्ट्स देयर आर रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम विच आर नोन एज द मशरूम रॉक्स। इनको दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में कभी कभार पेडेस्ट्रल रॉक्स भी कह देते हैं। अब देखिए,
जब यहाँ पर ऑब्वियसली पहले इसके जब ये वाला रॉक यहाँ बना है, इसके पहले तो यहाँ पे इस तरीके से पूरी मिट्टी होगी, इस तरीके से पूरी मिट्टी होगी, राइट। अब जो ये आसपास की मिट्टी थी जो यहाँ से इरोड हुई है, ये कहीं और जाएगी, ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, कहीं और जाकर के डिपॉजिट होगी। जब यही वाली मिट्टी कहीं और जाकर के डिपॉजिट होगी, जो साथ में ये अपनी सैंड को कैरी करेगी, इट विल गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल्स, एंड वो वाला जो एरिया होगा उसको हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। देखिए वही वाली मिट्टी जब आगे जाकर के कहीं और जाके डिपॉजिट होती है, देखिए ऊबड़ खाबड़ तरीके से डिपॉजिट हो रही है, इसको हम लोग सैंड ड्यून्स का नाम देते हैं। कभी कभार क्या होता है, व्हेन फाइन एंड लाइट वेट सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्जर एरियाज, इसको हम लोग लोएस्ट बोलते हैं। ये देखिए जो आप ये वाली फिगर देख पा रहे हैं, ये दोस्तों लोएस्ट लैंडफॉर्म है। जब फाइन मिट्टी एकदम फाइन तरीके से जाकर के डिपॉजिट हो रही है, इसको हम लोग यहाँ पे लोएस्ट बोलते हैं। दोस्तों ये सभी लैंडफॉर्म्स को हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बोल रहे हैं। अब आई थिंक आप थोड़ा आइडिया आपको लगा होगा कि किस लैंडफॉर्म को हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म बोलते हैं, किस लैंडफॉर्म को हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। जो ये हम लोग यहाँ पे चीज़ें हमने आपको दिखाई, मशरूम रॉक, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। ये आपने हमको जो दिखाया, आपको जो हमने दिखाया, ये बेसिकली आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है। ये एक बेसिक सी कहानी है कि किस तरीके से एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं। हमने एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में बहुत डेप्थ में बात नहीं करी, बिकॉज उसकी हमने थोड़ी बहुत बातचीत क्लास 6 में करी हुई है। एक्सोजेनिक फोर्सेस की हमने बात अभी तक बिल्कुल नहीं करी थी, वो हमने आज डिस्कशन आपके साथ करी है, किस तरीके से वाटर, विंड, ये सब चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से आपका ग्लेशियर्स काम करते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। दोस्तों इसी पर्टिकुलर क्लास के आधार पर अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग उस क्लास में आइएगा। वी विल बी डिस्कसिंग द सेम MCQs फॉर दिस क्लास, और उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।